हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आपके पास एक पेपर होगा, एक सब्जेक्ट होगा आपका शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, मैं अगर बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी पेपर थर्ड है आपका शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, जिसके कुछ चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 4 छोड़ा गया था, कंप्यूटर सहानुदेशन वाला। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 6। ठीक है, मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूं लखनऊ की, तो वहाँ पे पेपर थर्ड है आपका ये, और चैप्टर 6 आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, यह हमारा टॉपिक है। इसको हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। पहले तो इसमें पूछता है शिक्षण का क्या अर्थ है, शिक्षण की धारणा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इसको जानेंगे। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं वो जान लेंगे, और उसके बाद फिर आता है कि क्वेश्चन होगा आपके पास। क्वेश्चन ये आ सकता है कि शिक्षण एक कला भी है और विज्ञान भी, इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो यह आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। फिर शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं पूछेगा, तो प्रकृति और विशेषताएं भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। फिर हमारे सामने आता है शिक्षण, अधिगम और अनुदेशन में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से जानेंगे कि शिक्षण, अधिगम और अनुदेशन में क्या अंतर होता है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। फिर उसके बाद सबसे बेहतरीन टॉपिक आता है शिक्षण के सिद्धांत लिखिए। तो यहां पे हम शिक्षण के सिद्धांत पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास, आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब होने वाली है। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे, चाहे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की बेहतरीन क्लास। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ये है हमारा, स्मार्टर एवरीडे करके है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ये हमारा इंस्टाग्राम है, चाहे तो आप हमें यहाँ हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है एसपी सर ब्लॉग्स के नाम से, इसका इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, चैप्टर 6 आपका शिक्षण के स्तर को बहुत ही आसान भाषा में, प्यारी प्यारी लैंग्वेज में समझते हुए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि जब पूरा समझेंगे, पूरा जानेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। शिक्षण यानी कि टीचिंग को हिंदी में शिक्षण कहते हैं। एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। भाई, मैं शिक्षण कर रहा हूं, यानी कि मैं आपको ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं शिक्षण कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें शिक्षण क्या है कि एक व्यक्ति जो होता है वह दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण शब्द शिक्षा धातु से मिलकर बना हुआ है। शिक्षण शब्द कहां से आया, शिक्षा धातु से मिलकर के बना हुआ है। मैंने आपको पढ़ने का और याद करने का हर एक तरीका बताया हुआ है, तो मेन पॉइंट्स को फोकस किया करिए, उनको लिख लिया करिए, ताकि बेहतर तरीके से याद हो पाए। शिक्षा जो धातु से मिलकर के बना हुआ है शिक्षण, इसका अर्थ होता है सीख देना या सिखाना। क्या होता है, सीख देना किसी को या सिखाना। वास्तव में शिक्षण में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने की क्रिया संपन्न होती है। सीधी सी बात है, शिक्षण क्या है, शिक्षण एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने की क्रिया है। सीधी सी बात है ना। यथार्थवादी दर्शन में शिक्षण को एक व्यवस्थित क्रिया माना गया है। यथार्थवादी दर्शन में शिक्षण को क्या माना गया है, एक व्यवस्थित क्रिया माना गया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विकास प्रक्रिया का अनुसरण और नियंत्रण करता है। विचारवादी दर्शन के अकॉर्डिंग शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। यथार्थवाद क्या कहता है, विचारवाद दर्शन क्या कहता है, विचारवाद दर्शन कहता है कि शिक्षण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है, उसे आत्मानुभूति होती है। शिक्षण शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होने वाली एक अंतःक्रिया है। शिक्षण क्या है,
शिक्षण शिक्षक और विद्यार्थी यानी कि अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसी अंतःक्रिया होने वाली एक अंतःक्रिया है, दोनों के बीच में। किसके किसके बीच में? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। भाई दोनों के बीच में एक अंतःक्रिया होती है, अध्यापक सिखाता है, बालक सीखता है, तभी तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। पहले बालक को यानी कि पहले बालक चीजें नहीं जानता था, फिर धीरे धीरे उसने चीजें जान ली, सीख ली, हर एक चीज को समझ लिया, उसका आचार विचार तौर तरीके ढंग बोलचाल की भाषा रहन सहन हर एक चीज उसकी बदलने लगी, क्योंकि वो विद्यालय में आकर के सीखने लगा। अध्यापक उसको सिखा रहे हैं, वो सीख रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी ही होगी। शिक्षण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट जानने के लिए हम परिभाषाओं को पढ़ेंगे। पहली परिभाषा है थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार, शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। थॉमस एफ ग्रीन कहते हैं कि शिक्षण जो है वह मानवीय कार्यों का एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य क्या होता है? कि व्यक्ति के काम करने की क्षमता को बढ़ाना। केपी पांडे कहते हैं शिक्षण एक व्यवस्थित क्रियाओं का समन्वित रूप है। क्या कहते हैं? शिक्षण क्या है? एक व्यवस्थित क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक सुप्रयास यानी प्रयास के साथ और योजनाबद्ध तरीके से पूर्व यानी पहले से नियत अधिगम, पहले से निर्धारित जो अधिगम है उन लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु उपस्थित सामाजिक पर्यावरण में कार्यशील होता है, ऐसा केपी पांडे कहते हैं। हम छोटी छोटी परिभाषाएं याद करेंगे। B.O. स्मिथ कहते हैं शिक्षण क्रियाओं की, देखिए बीएड में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एक जैसे लगते हैं कि यार ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो है गहराई से देखिए सब में अंतर होता है, ठीक है। इसलिए मिक्सचर ना करें, आपके टॉपिक्स अलग अलग हैं प्यारे दोस्तों। टॉपिक में डिफरेंस करना सीखिए, आपको कई बार लगेगा कि एक जैसे टॉपिक है सब। शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है हमारे सामने क्लार्क के अनुसार। हम इतनी सारी परिभाषा पढ़ रहे हैं लेकिन कोई 3 या 4 परिभाषाएं या 2 परिभाषाएं ही हम याद करेंगे। क्लार्क के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है, टीचिंग वह प्रोसेस है जिसके प्रारूप और परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, है ना। रायबर्न कहते हैं शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। शिक्षण की धारणा और प्रकृति, अब देखिए यहां से आपकी परिभाषाएं खत्म होती हैं, ठीक है। अब यहां से हम पढ़ेंगे शिक्षण की धारणा क्या है, शिक्षण की प्रकृति सॉरी शिक्षण की धारणा क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है। देखिए ऊपर जो भी परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं उनके आधार पर शिक्षण के संप्रत्यय या शिक्षण की धारणा का अनुभव हम कर सकते हैं कि शिक्षण क्या है। देखिए शिक्षण, देखिए किसी भी चीज की धारणा प्रॉपर्ली पढ़ना मत, याद करने मत बैठना कि इसकी धारणा हम याद कर लें, इसकी हम इसका संप्रत्यय याद कर लें। पहले दोस्तों धारणा हम वहीं से निकालते हैं, परिभाषाओं से निकाल लेते हैं, उसका अर्थ और परिभाषा जो होती है उसी को मिलाकर के लिख दो, धारणा बन जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रक्रिया, देखिए चलिए प्रकृति, शिक्षण प्रक्रिया विशेष प्रकार की परिस्थितियों के अंतर्गत होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक बच्चों के विशेष व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए विशेष काम करता है और विशेष ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। तो शिक्षण की धारणा को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम समझ लेंगे, यहीं से हमारी धारणा और प्रकृति क्लियर हो जाएगी। देखिए शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? एक अंतः क्रियात्मक, जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में पूरी होती है। शिक्षण में शिक्षक और छात्र में, शिक्षण में शिक्षक और छात्र में विषय वस्तु के माध्यम से मानसिक स्तर पर आदान प्रदान होता है। इन दोनों के बीच में विशेष कार्य के लिए अंतर विनिमय
भी होता है। शिक्षण एक आमने सामने होने वाली क्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र आमने सामने बैठकर ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, है ना। इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। शिक्षक और छात्र आमने सामने बैठ करके सीखते हैं, चीजें आदान प्रदान करते हैं। भाई हम कुछ सिखा रहे हैं, आप कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं, हम उनका आंसर दे रहे हैं, तो क्या है, आदान प्रदान है। शिक्षण में बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है। शिक्षण प्रक्रिया बहुत सी एक्टिविटीज के मेल से संपन्न होती है। इन क्रियाओं की योजनाबद्ध और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्था की जाती है, जैसे प्रस्तुतिकरण हो गया, है ना। शिक्षण में बहुत सी एक्टिविटीज की व्यवस्था होती है। कैसे, जैसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न रखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, निर्देशन देते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन, वाह बेटा शाबाश बहुत अच्छा, श्याम पट्ट काम करना, पुनरावृत्ति रिवीजन करना, ये सब चीजें, है ना। प्रस्तुतिकरण हो गया, प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग, निर्देश देना, प्रोत्साहन देना, श्याम पट्ट काम करना, ये सब पुनरावृत्ति आदि, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में शिक्षक तथा छात्रों का होना आवश्यक होता है, इसलिए शिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा है, क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्रों का आपसी संबंध होना आवश्यक है, इसलिए इसको सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यात्मक है। शिक्षण से पूर्व उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर उद्देश्य ना हो तो शिक्षण कहां से होगा। भाई हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, एक एम होता है। 6 पॉइंट देखिए, शिक्षण का अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। मैंने अभी समझाया था कि परिवर्तन कैसे होता है शिक्षार्थी में, है ना। शिक्षण से संप्रेषण कौशल का विकास होता है। शिक्षण की प्रक्रिया अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संपन्न होती है, जाहिर सी बात है। अध्यापक और विद्यार्थी में भाषा के माध्यम से संबंध स्थापित होता है। बालक भाषा भी तो अध्यापक से ही सीखता है ना, तभी तो संप्रेषण कौशल का विकास हुआ उसमें। इस प्रकार शिक्षण के द्वारा दोनों में संप्रेषण कौशल का भी विकास होता है। जब शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाता है तो उसमें हर एक चीज को लेकर के डेवलपमेंट होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है, बालक भाषा भी सीखता है। तो भाषा का मतलब ही है संप्रेषण कौशल का विकास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए 1-2 पॉइंट और रहते हैं इसकी प्रक्रिया के, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक ऐसी व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की प्रोग्रेस और उनको डेवलपमेंट करने में सहायता मिलती है। शिक्षण एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो कि समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता रहता है इसमें, ठीक है। शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इन सभी क्रियाओं को इस प्रकार आयोजन किया जाता है जिससे कि उपयुक्त पाठ्य सामग्री, शिक्षण विधियों और शिक्षण साधनों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। घुमा फिरा करके बात वहीं पर आ जाती है। इसलिए आप इनके अंदर ना पढ़ें, इन्हीं पॉइंट्स को लिख करके याद रखें, सब उसके बाद चल जाता है। शिक्षण विभिन्न कौशलों से युक्त एक विशिष्ट काम है। शिक्षण विभिन्न कौशलों से, यानी कि शिक्षण में कितने ही कौशल बालक को, लेखन कौशल, भाषा कौशल, है ना, पठन कौशल, गणितीय कौशल, कितने ही कौशल बालक को सिखाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे हमारे पास एक बहुत ही अहम पॉइंट आ जाता है, शिक्षण एक कला भी है और विज्ञान भी। इस बात पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, हो सकता है 3-4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि कला और विज्ञान बहुत पूछ लेता है। ये एक प्रकार से इसकी प्रक्रिया भी है, ये लिखा तो इसकी प्रक्रिया में था लेकिन मैंने इसको अलग से निकाला है कि मतलब ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहां से पॉइंट कि शिक्षण एक कला भी है और विज्ञान भी है।
शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों ही माना गया है। ठीक है, शिक्षण कला है अथवा विज्ञान, तो शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों माना गया है। कई लोग शिक्षण को कला मानते हैं तथा कई इसको विज्ञान मानते हैं। बहुत लोग कहते हैं शिक्षण कला है, कुछ लोग कहते हैं विज्ञान है, लेकिन अधिकतर लोग शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों ही मानते हैं। जो लोग कला का समर्थन है, जो लोग कला समर्थक हैं, उनका विचार है कि अध्यापक बनना ईश्वर की देन है, अध्यापक बनाया नहीं जा सकता। जो लोग कला समर्थक हैं वो कहते हैं कि अध्यापक बनना क्या है, ईश्वर की देन है। बालक के अंदर पहले से ही आ जाता है कि मुझे पढ़ना पढ़ाना पसंद है, तो वह उसके अंदर एक प्राकृतिक चीज होती है ना। सब लोग, सबके बस की भी नहीं है कि सब टीचर बन जाए। बालक के सामने खड़े होना, क्लास में जाकर के खड़े होना, पढ़ाना, पसीने आ जाते हैं लोगों के। मेरे साथ में स्टूडेंट्स, जो हम लोग जब टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहां पे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे मेरे साथ। सबसे पहले तो कॉलेज के अंदर ही प्रशिक्षण होता है, सारे आपके क्लास वाले, पूरा क्लास आपके 100 बच्चे आपके क्लास में है, सारे बैठे हुए हैं। कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे खुद एचओडी लेकर सामने बैठ करके सिखाते हैं कैसे पढ़ाना है। वहां पे जो बच्चे खड़े हो मेरे साथ के, तो उनके पसीना आ जाए, बोल ही ना पाए, है ना। तो ये सिचुएशन आ जाती, जो नहीं पढ़ाए हैं वो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो चलो मान लेते हैं वास्तव में एक ईश्वर की ही देन है, इसलिए वे शिक्षण को एक कला मानते हैं। परंतु शिक्षण को विज्ञान की विभिन्न प्रविधियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रभावशाली शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन ये तो बात सही है, प्रभावशाली शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। आपको पढ़ाना तो आता है, लेकिन कौशल आपको नहीं आते, समझाना आपको आता नहीं है, तो कहां से आप बच्चे को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, है ना। मतलब बच्चा सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए, बच्चा संतुष्ट होना चाहिए टीचर से, ये चीज होती है। इसलिए प्रभावशाली शिक्षक को तैयार करने के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। हम बीएड क्यों कर रहे हैं? बीएड कोई कोर्स नहीं है, बीएड एक ट्रेनिंग है, बीएड एक प्रशिक्षण है जिसमें हमको सिखाया जाता है। अरे मास्टर तो आप पहले ही बन चुके हैं, आपको अब सिखाया जा रहा है कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। इसलिए शिक्षण एक विज्ञान है। ठीक है, प्रभावशाली शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। हमको सिखाया जाता है ब्लैक बोर्ड पे कैसे खड़ा होना है, बच्चों के सामने कैसे बोलना है, सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं। यह भी बताया जाता है कि चाक किस हाथ से पकड़नी है। डस्ट, जब ब्लैक बोर्ड को आप साफ कर रहे होंगे तो वहां पे डस्टर किस हाथ में आपको पकड़ना है, और डस्टर को और ब्लैक बोर्ड कैसे साफ करना है। आपको पता है ब्लैक बोर्ड कैसे साफ किया जाता है? ब्लैक बोर्ड ऊपर से नीचे की तरफ साफ करते हुए लाया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले नीचे साफ कर दो फिर ऊपर जा रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ लाया जाता है। ठीक है, तो हर एक कौशल हमको सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों ही मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षण के दो पक्ष होते हैं, नियोजन पक्ष और प्रक्रिया पक्ष। ये दोनों पक्ष ही शिक्षण के लिए आवश्यक हैं। नियोजन पक्ष की क्रियाओं की प्रकृति वैज्ञानिक होती है और प्रक्रिया पक्ष की प्रकृति कलात्मक होती है। इसलिए इन्होंने शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों ही माना है। बहुत ही आसान सी भाषा में हमने पूरी कहानी को समझ लिया है। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए, शिक्षण की कुछ प्रकृति और विशेषताएं भी हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षण विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत होता है। शिक्षक इन परिस्थितियों के अंतर्गत विशेष प्रकार का व्यवहार करता है और यह अपेक्षा करते हुए विद्यार्थी को कुछ समझाता है ताकि वे कुछ स्मरण कर लें, याद कर लें। वह श्यामपट्ट पर कोई चित्र बनाता है और इस बात पर बल देता है कि सभी बालक उस चित्र को समझें। अगर बात करें संक्षेप में, जब अध्यापक ये सारी क्रियाएं कर रहा होता है तो इसका अर्थ है कि वह शिक्षण कार्य कर रहा है। इस बात से और उपरोक्त दी गई विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से शिक्षण की प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है। शिक्षण की प्रकृति निम्न कथनों से स्पष्ट हो जाती है। चलिए, यही इसकी परिभाषा विशेषताएं भी है और यही इसकी प्रकृति भी है, जान लेते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक विकास की प्रक्रिया है जिसमें डेवलपमेंट होता है। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी आमने सामने होते हैं, उनके बीच में अधिगम संबंधित होता है। शिक्षण जो है वो अधिगम से संबंधित होता है क्योंकि शिक्षण में बालक लर्निंग कर रहा होता है, सीख रहा होता है। शिक्षण व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। आगे पॉइंट हमारे सामने लिखे हुए हैं। शिक्षण स्मृति स्तर से विमर्शपूर्ण स्तर है। शिक्षण क्रियाओं की प्रणाली है जो अधिगम उत्पन्न करती है। शिक्षण कला विज्ञान दोनों है। यह भाषाई प्रक्रिया है जिसमें बालक संप्रेषण सीखता है। शिक्षण अधिगम प्रोत्साहित होता है। शिक्षण प्रेक्षण योग्य, मापने योग्य और सुधार करने के योग्य का काम है। यह एक अंतः क्रिया है। शिक्षण क्रियाओं की एक प्रणाली है,
उपचार विधि है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। और शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक, अनौपचारिक, यह भी दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे सामने एक बहुत ही अहम पॉइंट आ जाता है, वो है शिक्षण अधिगम और अनुदेशन में क्या अंतर है, इसको भी जान लेते हैं। शिक्षण अधिगम और अनुदेशन में अंतर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड करा पाऊं, तो आप लोग भी कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, है ना। चलिए, ज्ञान को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अब अपने तक सीमित क्यों रखें, दोस्तों तक पहुंचाएं। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया एवं अर्थ को समझने के लिए शिक्षण अधिगम और अनुदेशन में अंतर तो पहचानना हमको आना ही चाहिए कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तीनों में शिक्षण वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। शिक्षण कैसा प्रोसेस है जो विद्यार्थियों को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी में अंतः प्रक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। अनुदेशन भी वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थी को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रेरित करती है। देखिए, शिक्षण क्या है, शिक्षण भी छात्रों को उद्देश्यों को प्रेरित करती है, अनुदेशन भी वही काम करता है। लेकिन इसमें शिक्षण की भांति शिक्षक और विद्यार्थी में पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती। शिक्षण में जो है कि शिक्षक शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है, अनुदेशन में ऐसा नहीं होता। संक्षेप में कहें तो शिक्षण में अनुदेशन सम्मिलित होता है, शिक्षण में अनुदेशन सम्मिलित होता है, ठीक है। लेकिन मात्र अनुदेशन को पूर्ण शिक्षण नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिर्फ अनुदेशन को ही हम पूर्ण शिक्षण की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास संभव है, जबकि अनुदेशन प्रक्रिया में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास ही संभव हो पाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। शिक्षण और अनुदेशन क्रियाओं में अधिगम सम्मिलित होता है। क्या होता है, शिक्षण और अनुदेशन प्रक्रियाओं में अधिगम सम्मिलित होता है। जहां ये दोनों प्रक्रियाएं होंगी वहां अधिगम जरूर होगा, लेकिन सभी प्रकार के अधिगम के लिए शिक्षण और अनुदेशन आवश्यक नहीं होता है। शिक्षण और अनुदेशन के बिना भी अधिगम संभव है। क्या है, शिक्षण और अनुदेशन के बिना भी अधिगम क्या है, संभव है। मुख्य रूप से शिक्षण और अनुदेशन का काम अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम विद्यार्थियों से संबंधी मानसिक प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम में सहायता पहुंचाने वाली एक क्या है, बाहरी प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रियाओं और अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आने को ही अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिविटीज में, एक्सपीरियंसेस के बेस पे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक है। और शिक्षण और अनुदेशन की प्रक्रियाएं परिवर्तन लाने में मुख्य भूमिकाएं निभाती हैं, ठीक है। इसके बाद बस लास्ट चैप्टर नहीं, शिक्षण के कुछ सिद्धांत बचे हैं। तो चलिए सिद्धांत हैं डियर फ्रेंड्स को नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर। अच्छा कर ही लेते हैं, अभी टाइम 23 मिनट्स की क्लास हुई है, अभी कौन सा लंबी हो गई। चलिए शिक्षण के सिद्धांत पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हो जाए, है ना। चलिए जब पढ़ने बैठते ही हैं तो घंटा 2 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं और हम पढ़ा सकते हैं। शिक्षण के बस प्रॉब्लम होती है अपलोडिंग में, टाइम बहुत ले लेता है। फिर जब वीडियो लंबा हो जाता है, हमारा नेटवर्क इशू रहता है बहुत, तो फिर बहुत दिक्कत रहती है। कहीं छत पे जाएं, कहीं इधर जाएं, कहीं उधर जाएं क्लास अपलोड करने के लिए। देखिए मैं पहले क्लास पूरी बना लेता, इसीलिए तो मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है सर लाइव पढ़ाइए, लाइव नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत रहता है। पता है, मैं अभी जैसे क्लास में पूरी कंप्लीट कर लूँगा, फिर इसको अपलोड करने के लिए या तो छत पे जाएं, नहीं घर से उधर बाहर जाएं रोड किनारे, तब अपलोड हो पाता है। ये समस्याएं हैं। चलिए जीवन ही समस्याओं से भरा है, क्या करेंगे। शिक्षण के सिद्धांत हैं, देखिए कुछ क्या सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धांत पूछ ही लेता है। एक तो करके सीखने का सिद्धांत, भाई बालक खुद करके सीखता है ना। कितने मजे वाली बात है। बालक जैसे जैसे क्रियाशील होता, बालक करके कैसे सीखता है। छोटा बालक है, आप उसको खिलौना दे तो बालक क्या करता है, उस खिलौने को पहले खोलता है, फिर उसको
एक एक पार्ट उसको जोड़ने का प्रयास करता है, तो वो वहां पे क्या कर रहा है, वहां करके सीख रहा है कि आखिर देखिए इस खिलौने को तोड़ के फिर ये कैसे बनेगा, अब ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। वहां बालक फिर वो जोड़ता है, फिर धीरे धीरे नहीं बनता है, फिर वो सीख जाता है धीरे धीरे कि अच्छा ये ऐसे बनता है ना। तो बालक करके सीखता है और वह कार्य करने में आनंद का, फिर उसको मजा भी तो आता है उस काम में, है ना। कोई खिलौना दे दिया आपने, छोटी सी जीप दे दी, उसको खोल दिया, अब वो उसको बना रहा है, मतलब उसको पूरा कंसंट्रेट होता है उस टाइम वहां पे। वो भले उसको आप खाना खाने के लिए बुलाओ, कुछ खाने के लिए कुछ ले आओ, वो उसको कहो भैया खा लो, वो नहीं खाएगा, नहीं दौड़ के आता है, क्योंकि उसको बड़ा मजा आ रहा होता है उस काम में, है ना। वहां पे उसको आनंद आ रहा होता है। इसके अंतर्गत करके सीखने पर बल दिया जाता है। प्रेरणा का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ताकि बालक में, जब तक बालक इंस्पायर्ड नहीं होगा, बालक के अंदर प्रेरणा जागृत नहीं होगी, तब तक बालक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको मजा नहीं आएगा। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करते हैं। बालकों को आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी देनी चाहिए। बालकों को क्या करना चाहिए, अपने उसके जो आसपास जो भी वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। बालक के अंदर एक प्रेरणा जागृत करनी चाहिए, ताकि बालक सीखने के लिए जिज्ञासु बन सके। आसपास की स्थिति, औद्योगिक कारखाने जो है, खनिज संग्रह है, बाग बगीचे हैं, विद्युत घर होता है ना। विद्युत घर के पास ले जाओ, बच्चा कितने ध्यान से उसको देखेगा, बिजली घर के पास। तो बालक को ऐसी चीज दिखाओ ताकि बालक के अंदर ऐसी चीजों को जानने का इच्छुक हो बालक। पहले वो चीज दिखाओ, फिर वही चीज किताब में पढ़ाओ, कितना मजा आएगा। म्यूजियम, इन सब चीजों के बारे में क्या होता है, इसमें जानकारी दी जाती है। फिर देखिए रुचि का सिद्धांत। शिक्षण को स्पष्ट, सुपाच्य, पाठनीय और रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत देखिए। कक्षा शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, जिसका मतलब होता है कि प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उचित शिक्षण नहीं करा सकता। ठीक है। नियोजन का सिद्धांत देखिए। शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए। भाई पढ़ाते समय हम लोग एक प्लान हमारे पास होता ही है ना। हम बिना लेसन प्लान के पढ़ा ही नहीं सकते। उसके प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात हो कि कैसे। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर जो है बालकों को सामान्य उद्देश्य बताए जाएंगे, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आते हैं, है ना। ये सब एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं डायरेक्ट जाके क्लास में लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता, ताकि सीखने वाला भ्रमित ना हो कि गुरुजी ने आज क्या पढ़ाया था। ठीक है। मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया कि इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें चौथा चैप्टर कंप्यूटर साइंस वाला हमने छोड़ दिया था, है ना। मैंने बता दिया ताकि आप भ्रमित ना हो। ऊपर भी हम लोग थंबनेल पे पहले ही लिख देते हैं। वर्तमान शिक्षण कार्य में प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ्य योजना बनाने के लिए उसके अभ्यास पर जोर दिया जाता है। 6th पॉइंट है चयन का सिद्धांत देखिए। शिक्षक संपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को एक ही यानी 40 से 45 मिनट के कालांश में प्रदान नहीं कर सकता। वह उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण बातों का चयन कर उनको बताता है। पूरी चीजों को एक साथ तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत देखिए। प्रत्येक बालक की आयु के अकॉर्डिंग उसकी योग्यताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। अतः शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए कि किस बालक को कितना आता है जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या सारे बालक उसको पढ़ने के योग्य हैं भी कि नहीं है ना। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न कर सके, बालक फ्री माइंड होकर के पढ़ सके, जो उनके मन में कोई शंका हो उसका वो समाधान टीचर कर पाए, बालक निडर होकर के क्वेश्चन पूछ सके। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाते जा रहे हैं, बालक डर के मारे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, तो वो सीख कहां से पाएगा, है ना। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब है किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह पाठ जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वो उनसे रिलेटेड हो कहीं ना कहीं। आवृत्ति का सिद्धांत। छात्रों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए उनसे क्या करना चाहिए,
रचनात्मक और मनोरंजनपूर्ण क्रियाएं करानी चाहिए। सिवा खेल खेल में अपने पाठ को स्वतः ही सीख लेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है क्लास को आप तक पहुंचाने में, उसके बाद भी अगर आप लाइक ना करें, एक प्यारा सा कमेंट ना छोड़ें, अपने दोस्तों तक शेयर ना करें, तो फिर क्या कह सकते हैं। विभाजन का सिद्धांत, शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ्यवस्तु को विभाजित करके अलग अलग पार्ट, जैसे मैंने अब ये चैप्टर है हमारे पास, है ना, इसको मैंने कुछ चीज़ें आज प्रोवाइड कराई है, इसका पार्ट सेकंड हम बाद में देंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी इसमें रहती हैं। तो क्या करें, वो विभाजित करके पढ़ाए, ठीक है, ताकि तारतम्यता बनी रहे और संप्रेषण व्यवहारिक बना रहे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा दूसरा चैनल है, ये वाला, यहाँ भी आप में फॉलो करने का प्रयास करें। ये इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।